देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो 3 सिद्धांत दिए गए हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर के, पहला सिद्धांत मैंने क्या बताया, धार्मिक सिद्धांत इसको लेकर के मिलता है। दूसरा सिद्धांत क्या आता है, ज्योतिषीय सिद्धांत आता है, और तीसरा जो सिद्धांत आता है वो वैज्ञानिक सिद्धांत आता है। और अभी जो इस सब की घटनाओं को लेकर के वैज्ञानिक सिद्धांत आधुनिक युग में ज्यादा ऑथेंटिक माना जा रहा है। तो फिर खगोलीय, चूंकि ये खगोलीय घटना है ना, इसलिए खगोल शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 7 सितंबर 2025 जो कहा जा रहा है कि इस वर्ष यानी कि 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो भारत में भी अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा, और ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसलिए ज्योतिषियों का कहना है कि 122 वर्षों बाद एक अलग तरह का विचित्र संयोग बन रहा है इसका। तो आप लोगों को सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आज की जो चंद्र ग्रहण है वो कब से स्टार्ट हो रहा है और इसकी कब मोक्ष यानी कि चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और देखो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खगोलीय जो घटना है, तो इसके बारे में जानेंगे। भारत में आज लगने वाले चंद्र ग्रहण की जो समयावधि है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो रात्रि में 9:58 पे ये स्टार्ट होगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। और इसका मध्य अवधि जो है आपको 11:01 का है। ये सभी रात्रि में घटना हो रही है चूंकि चंद्र ग्रहण है। और 1:26 AM इसके बाद फिर एम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:26 पे चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आपको एक चीज और बता दूं, जहाँ की धार्मिक सिद्धांत ये कहता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, क्योंकि दो ग्रहण ग्रहण लगते हैं ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। आप सभी को शायद पता होगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा जो है ना पूर्णिमा के दिन लगता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या के दिन ही लगता है। तो ये कहा जाता है धार्मिक सिद्धांत कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ग्रहण स्टार्ट होने से 9 घंटा पहले सूतक स्टार्ट होता है, सूतक। अब सूतक को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। और ये सूतक जो है ना भारतीय समय अनुसार आपको 12:58 से स्टार्ट हो जा रहा है। 12:58 दिन से जो है सूतक स्टार्ट हो रहा है। अब सूतक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए सूतक का तात्पर्य यहाँ पे अर्थ है कि अशुद्ध या अपवित्र अवधि या काल, ठीक है। जैसे क्या होता है, जन्म जब होता है तो उस घर में जब तक छठी नहीं होता है तब तक उस घर के घर परिवार या ये सबको पवित्र नहीं समझा जाता है। उसी तरह मृत्यु से रिलेटेड होता है, जिस घर में मरनी हो जाती है तो उस घर के जो पवित्रता है, ये कहा जाता है कि वो पवित्रता इस घर में नहीं है, अशुद्ध है। और इसके बाद फिर जब 10 कर्म होता है ना, और 10 कर्म के कार्यक्रम के बाद से फिर उस घर को साफ सफाई, इसके बाद उस घर के परिवार जो है पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं। तो ये सूतक है, और ये सूतक जो है ग्रहण लगने से स्टार्ट होने से 9 घंटा पहले प्रारंभ हो जाता है। और आज के जो चंद्र ग्रहण है उसके लिए सूतक स्टार्ट हो रहा है आज यानी कि रविवार को 12:58 से, और जो ग्रहण स्टार्ट हो रहा है 9:58 PM यानी कि रात्रि में। और मध्य अवधि इसकी क्या है, 11:01 PM पे। और जो मोक्ष है यानी कि चंद्र ग्रहण समाप्ति है वो 1:26 में रात्रि में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका खगोलीय जो घटना है ये चंद्र ग्रहण की, इसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तो विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि ये जो सूर्य है ना, वो सूर्य क्या है, सौर्य मंडल का चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो सूर्य जो है ना वो सौर्य परिवार का क्या है, मुखिया है। हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को देखो लगता है ना कि सूर्य जो है ना पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में धीरे धीरे ऐसे गुजरते हुए दोपहर, और इसमें संध्या हो जाती है, पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है, ऐसे लगता है। और प्रत्येक दिन का क्रम ऐसे ही चालू रहता है सूर्य का, बट ऐसा तो होता नहीं है। वैज्ञानिक क्या कहता है और सच्चाई भी है कि सूर्य जो है ना वो अस्थिर है, और सौर्य मंडल का ये मुखिया है, हेड है। और जो कि इसके विपरीत कुछ होता है, कुछ ये होता है कि पृथ्वी जो है ना
पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान है। पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर गोले गोले चक्कर लगाती है ना, जिसके चलते क्या होता है, पूरे एक वर्ष जो होता है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगते हैं, एक वर्ष लगते हैं, यानी कि 365 दिन 6 घंटा। और पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पे एक चीज पे भी एक गति लगाती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति से दिन और रात होता है, क्योंकि एक चक्कर ऐसे घूमेगी पृथ्वी तो सूर्य का एक बार तो दिखाई यहाँ पे पड़ेगा, तो फिर जिस हिस्से में दिखाई पड़ता है वहां दिन हो जाता है, उसके विपरीत वाले जो पृथ्वी का भाग है वहां पे रात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए सूर्य क्या होता है, हम लोगों को लगता है ना कि सूर्य में से जो है ना आग निकल रहा है, और कहीं कहीं सीधा दिया जाता है डेफिनेशन कि सूर्य जो है ना एक आग का गोला है। बट याद रखिएगा, ये आग का गोला नहीं है, उसमें चमक उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सूर्य में जो है ना, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना, पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना बताया गया है, एक बताया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, और इसमें एक और है जिसको हम कहेंगे हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, दो होता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है ना एक उच्च दाब और ताप के कारण जो है ना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ये पूछा जाता है एग्जाम में भी। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब होता है ना, तो फिर क्या उत्पन्न करता है, देखो हीलियम उत्पन्न करता है। अब इसी तरह फिर हीलियम जो है विखंडित होकर के और फिर हाइड्रोजन बनता है, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम का क्रम जो है ना नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से चलता रहता है, और उसी से उच्च दाब और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा चलते रहता है, जिससे ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, जो हम तक पहुंचता है, उससे एनर्जी निकलता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश और एनर्जी जो निकलने वाला है ऊष्मा, वो कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि सूर्य से जो ऊष्मा निकल रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रहे हैं, वो उसी से तो सभी पेड़ पौधे जीते हैं, पेड़ पौधा जिंदा है तो हम लोग जीवित हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम जो है काम करता है, और उससे जो प्रकाश निकलता है पृथ्वी तक। आपको बता दें कि जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब कि यहाँ से लेकर के केंद्र से गुजरते हुए यहाँ की जो दूरी है ना, वो आपको 13 लाख है, याद रखिएगा, 13,91,400 किलोमीटर है। 13,91,400 किलोमीटर है। एक क्या है विद्यार्थियों, तो सूर्य का जो है ना डायमीटर यानी कि व्यास जो है ना वो है, और व्यास जो आप लोगों को पता है कि इसके बीच सेंटर से गुजरती हुई यहाँ से इस छोर से उस छोर की लंबाई होती है। तो ये जो रहा आपको, ये डायमीटर रहा सूर्य का। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे पृथ्वी को, तो आप सभी जानते हैं कि सौर्य मंडल में जो है ना पृथ्वी कौन सा क्रम का है, तो तीसरे क्रम का। सबसे पहले सूर्य के नजदीक कौन सा होता है, तो बुध ग्रह, इसके बाद शुक्र ग्रह, और तब इसके बाद तीसरे क्रम में पृथ्वी जो है, पृथ्वी है, जिस पर पूरे सौरमंडल के ग्रहों को देखा जाए तो फिर पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। ठीक है, और संभव है जिसका कारण आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हवा, मिट्टी, पानी वगैरह जो है ना उपलब्ध है, तो इसके कारण। अब विद्यार्थियों देखेंगे कि जो पृथ्वी का व्यास है, डायमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि सेंटर से गुजरते हुए इसकी जो दूरी देखेंगे, तो फिर इसका पड़ता है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। अब इसको देखो, कंपेयर करो कि 13,91,400 किलोमीटर, और कहाँ पृथ्वी का जो है 12,000 में आ रहा है, सिमट जा रहा है, 12,756 किलोमीटर, यानी कि सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी बहुत छोटी है। और उसी तरह ठीक यहाँ पे देखेंगे कि मून को लेकर के, चूंकि जो सूर्य, पृथ्वी और जो चंद्रमा है ना, इसी के बीच की घटना है चंद्र ग्रहण का, इसीलिए हम तीनों चीजों को यहाँ पे किए हैं, दिखाने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थी कि 3,475 किलोमीटर का व्यास है किसका, तो मून का, चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है। और उसकी तुलना करोगे पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना करोगे डायमीटर से, तो 1/4 प्राप्त होता है, यानी कि इससे इसका डायमीटर, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी का डायमीटर है वो 4 गुना बड़ा है।
तो इस तरह देखो, अब आप सभी को कभी बताया गया होगा शायद क्लास में कि हम किसको ग्रहण ग्रह कहेंगे और किसको उपग्रह कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी जो है ना ग्रह के रूप में है उपस्थित, और यहाँ पे चंद्रमा जो है उपग्रह के रूप में उपस्थित है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। डेफिनेशन ये कहता है कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर निरंतर परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। अब आप सभी को पता है कि अभी 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, बट जो एक ग्रह प्लूटो है उसको 2016 के बाद से मान लिया गया है कि वो ग्रह नहीं है, क्योंकि जो ग्रह की परिभाषा है ना वो पालन नहीं कर रहा है। कभी ये दूरी हट जा रहा था, कभी नजदीक आ जा रहा था, इसके चलते। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि पृथ्वी जो है निरंतर सूर्य के परिक्रमा करते हैं, अभी जस्ट बताए, तो परिक्रमा करते रहते हैं, इसीलिए इसको ग्रह कहते हैं। जबकि आप मून को देखेंगे तो मून क्या है, उपग्रह है। क्यों? क्योंकि उपग्रह का डिफिनेशन ये है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के परिक्रमा करते हैं। चूंकि मून जो है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी यानी कि ग्रह के परिक्रमा करता है, तो इसीलिए इस ये क्या है, उपग्रह है। आप लोगों को शायद ये ऐसे दिखा दो तो अच्छा रहेगा कि ये जो होता है ना, इस क्रम में पृथ्वी जो है गोले गोले सूर्य के परिक्रमा करते रहती है, ठीक है। और ठीक उसी तरह चंद्रमा जो है ना, वो पृथ्वी के इस क्रम में गोले गोले परिक्रमा करते रहता है, ठीक है। तो इस तरह देखिए कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे उस बात को समझने के लिए कि आज जो चंद्र ग्रहण है, तब वैसे में जो ये सब खगोलीय पिंड की जो अवस्था होती है क्या होती है, इसी से हम लोग समझ पाएंगे कि किस कंडीशन में, किस अवस्था में चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अक्सर ये होता है ना कि ऐसा क्रम कभी आता नहीं है जब सूर्य, याद रखिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच ऐसी अवस्था, जब बीच में दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ठीक है, पृथ्वी आ जाए, तो फिर वैसी अवस्था को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चूंकि चंद्रमा का तो अपना प्रकाश है नहीं, चूंकि ये सूर्य के प्रकाश से इल्यूमिनेट होता है, चमकता है, तो फिर ल्यूमिनस होता है, चमकता है। तो ऐसे कंडीशन में जब चंद्रमा चमकता है ना, तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा क्या है, चांदनी रात होता है ना। तब फिर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, यानी कि छाया बना लेता है चंद्रमा पर, किसका, पृथ्वी का छाया। तो फिर अंधेरा टाइप का दिखने लगता है, इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। इस अवस्था को, बात को समझ गए ना क्लियर, कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, और तब फिर सूर्य से पड़ने वाला चंद्रमा पर जो प्रकाश है वो पृथ्वी के चलते ढक जाता है, तो पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर बनता है। तो वैसे कंडीशन में चंद्रमा में अंधेरा दिखता है। चंद्रमा अब पृथ्वी से देखोगे तो कैसा दिखेगा, अंधेरा, चूंकि पूर्णिमा का दिन होता है, अंधेरा दिखेगा। जितने भाग में चंद्रमा पर पृथ्वी छाया बनाती है, उसके हिसाब से अलग अलग कंडीशन में समझा जाता है कि कितना चंद्र ग्रहण लगा। जैसे पूरी तरह ढक ले तो उसको कहेंगे संपूर्ण चंद्र ग्रहण, और आधा भाग ढक ले तो उसको कुछ अलग कहेंगे, और फिर आंशिक मतलब कि थोड़ा सा हल्का ढके तो फिर वैसे कहेंगे कि आंशिक चंद्र ग्रहण लगा है। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण जो है वो संपूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो भारत में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस अवस्था को कहते हैं। आप सुने कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर का है। 15 करोड़ किलोमीटर ना, यानी कि हमसे सूर्य जो है कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। और अरे, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यानी कि हमसे चंद्रमा की जो दूरी है ना, वो 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर। देखिए कितना, मतलब पृथ्वी बहुत दूर है, चंद्रमा तो नजदीक है, बट वो छोटा है, इस चलते दिखता है, बस दिखाई देता है उतना बड़ा, लेकिन बहुत नजदीक है, ठीक है, इसके चलते। अब यहाँ पे इस बात को हम लोग समझ गए। आप इसको कॉम्पिटिटिव दृष्टि से देखोगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है।
सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड लगता है, ठीक है। और फिर चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड लगता है, 1 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह इसको भी याद रखेंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक की सूर्य का प्रकाश को पहुंचने में आपको 8 मिनट 3 सेकंड और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड लगता है।